नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप कभी किसी आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को देखते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? क्या आपको एक अजीब-सी आज़ादी महसूस होती है या खुशी महसूस होती है? या हो सकता है आप नॉर्मली उसको देखते हो? तो आज उस नॉर्मल विज़न से हटकर हम एक ऐसी पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको एक डिवाइन विज़न देगी। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है टू अ स्काई लार्क। लेकिन इस पोएम के अंदर डीप डाइव करने से पहले चलिए इसके ब्रिलियंट ऑथर के बारे में इसका थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, क्योंकि बिना ऑथर के माइंड को समझे हम उनकी आर्ट को फुल्ली एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। इस कविता को लिखा है पर्सी बाइशे शेली ने। उनका जन्म 1792 में एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था और उनकी अर्ली डेथ हो गई 1822 में। पीबी शेली बचपन से ही बहुत ज़्यादा रेबेलियस नेचर के थे। जब वो ईटन नामक स्कूल में पढ़ते थे, तभी से उन्होंने अथॉरिटी के खिलाफ रिवॉल्ट करना और खुद को उस अथॉरिटी से विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। उनके दिल में इस दुनिया को रिफॉर्म करने और मैनकाइंड की हालत को इम्प्रूव करने की एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट डिजायर थी। ये जो दुनिया से एस्केप करने और गलत चीजों पर रेबिलियन दिखाने का उनका ड्यूअल नेचर था, इसी ने उनकी पोएट्री के एसेंशियल स्पिरिट को शेप किया। दोस्तों, उनका ये रेबिलियस नेचर इतना स्ट्रांग था कि पीबी शेली और उनके दोस्त हॉग को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। रीजन क्या था? उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म नाम के एक पैम्फलेट को लिखकर सर्कुलेट कर दिया था, जो उस टाइम पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया था। अब बात करते हैं लिटरेरी कंटेक्स्ट की। पीबी शेली उस एज से थे जिसे हम द रोमांटिक पीरियड कहते हैं। वो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और बायरन जैसे ग्रेट रोमांटिक्स के साथ खड़े होते हैं। उनकी पोएट्री नियो क्लासिकल रूल्स को तोड़कर इमेजिनेशन और इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग पर आधारित थी। पीबी शेली रीजन या लॉजिक पर रिलाई करने के बजाय अपने इंट्यूशन पर ज्यादा विश्वास रखते थे और नेचर के एस्थेटिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से डीपली कनेक्टेड थे। पीबी शेली की पोएट्री ऑप्टिमिज्म से भरी होती थी, क्योंकि वो नेचुरल वर्ल्ड में ऐसी एनालॉजीज ढूंढते थे जो उन्हें एश्योर कर सके कि डिस्ट्रक्शन के बाद रीजनरेशन जरूर आता है। अब आते हैं हमारे आज के टेक्स्ट पर। टू अ स्काईलार्क। पीबी शेली ने इस पोयम को 1820 में स्प्रिंग सीजन में लिखा था। ये उनकी मेजर पोएट्री के थॉट्स और उनके स्टाइल का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वर्क है। इस पोयम के अंदर वो एक बर्ड की परफेक्ट हैप्पीनेस को ह्यूमन बीइंग के सैड और दुखी स्टेट के साथ कंट्रास्ट करते हैं। एक फेमस इंसाइट जो इस पोयम से मिलती है वो ये है कि इंसानों के स्वीटेस्ट सॉन्ग वही होते हैं जो उनके सबसे सैडेस्ट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इस पोयम में स्काईलार्क सिर्फ एक चिड़िया नहीं है। पीबी शेली के मुताबिक ये बर्ड डिवाइन एसेंस, ह्यूमन सोल की हाईएस्ट एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन की अनस्टॉपेबल फोर्स को सिंबलाइज करती है। पीबी शैली का ये पूरा विश्वास था कि इस वर्ल्ड का सेलिब्रेशन सिर्फ ह्यूमन थॉट की पावर के थ्रू ही हो सकता है, जब उसे पोएट्री में एक्सप्रेस किया जाए, और इसलिए उनका मानना था कि दुनिया की सच्ची उम्मीद उन अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड यानी इन्हीं सेंसिटिव पोएट्स की आवाज में छिपी हुई है। तो ये था हमारा डिटेल्ड कंटेक्स्ट। चलिए अब बिना किसी डिले के इस अमेजिंग सी पोएम में डीप डाइव करते हैं। हम एक एक स्टैंजा को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। इस पोएम में टोटल 21 स्टैंजाज हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं तो आप इसको 2x पे भी देख सकते हैं। स्टैंजा 1 के साथ शुरू करते हैं। हेल टू दी ब्लीथे स्पिरिट, बर्ड thou never wert, that from heaven or near it, post thy full heart in profuse strains of unpremeditated art। पोयम की शुरुआत में पोएट इस गाने वाली चिड़िया को ग्रीट करते हैं। यहाँ पीबी शेली स्काईलार्क को एक ऑर्डिनरी चिड़िया नहीं, बल्कि एक ब्रीथे स्पिरिट यानी कि एक चीयरफुल और जॉली आत्मा बुलाते हैं। उनका कहना है कि ये पक्षी तो जैसे सीधा हेवन या उसके आसपास से आया है, जो अपने पूरे दिल से एक अनरिस्ट्रेन्ड फ्लड ऑफ मेलोडी पोर कर रहा है। और ये गाना कैसा है? अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। इसका मतलब है एक ऐसी आर्ट जो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है। ये कल्टीवेटेड, स्ट्रेन्ड या आर्टिफिशियल नहीं है। हायर स्टिल एंड हायर, फ्रॉम द अर्थ thou springest like a cloud fire, the deep blue thou wingest, and still singing though soar and soaring ever singest। यहाँ पोएट बर्ड के हेवनवर्ड्स फ्लाइट से बिल्कुल थ्रिल्ड है। वो इस चिड़िया को एक आग के बादल, क्लाउड ऑफ फायर से कंपेयर करते हैं जो अर्थ से ऊपर उठ रहा है। ब्लू डीप का मतलब यहाँ सी से नहीं, बल्कि कन्वेंशनली ब्लू स्काई या फिर स्पेस से है। ध्यान दीजिए इस ब्यूटीफुल फ्लो पर। ये चिड़िया ऊपर उड़ते हुए गाना गा रही है और गाते हुए ऊपर उड़ती जा रही है, सोरिंग एवर सिंगेस्ट इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द sunken sun,
over which clouds are brightening, thou those float and run, like an unbodied joy whose race is just begun. अब टाइम का रेफरेंस देखिए यहाँ पर। ये बर्ड अपनी फ्लाइट अर्ली डॉन यानी कि सुबह सुबह शुरू करती है। संकन सन का मतलब यहाँ राइजिंग सन से है, जो हॉराइजन के जस्ट नीचे है और बादलों को गोल्डन बना रहा है। पीवी शैली को कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को एब्स्ट्रैक्ट चीजों के रूप में विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो बर्ड की फ्लाइट को एक नई खुशी, अनबॉडीड जॉय के जन्म से कंपेयर करते हैं, जिसकी रेस अभी बस शुरू ही हुई है। द पेल पर्पल इवन melts around thy flight like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. जैसे शाम का फेडेड लाइट यानी पेल पर्पल उसके आसपास मेल्ट होता जाता है, मतलब आता जाता है। पीबी शैली उस इवनिंग लाइट का जिक्र करते हैं। ब्रॉड डे लाइट में ये चिड़िया भले ही इनविजिबल या फिर अनसीन हो जाती है, बिल्कुल दिन में छुपे एक सितारे, स्टार ऑफ हेवन की तरह, लेकिन पोएट फिर भी इसकी श्रिल और डिलाइटफुल आवाजों को सुन सकते हैं। Keen as are the arrows of that silver spear, whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see and feel that is there. इस स्टैंजा में मूनलाइट की बात हो रही है। कीन का मतलब है शार्प या ब्राइट, और सिल्वर स्पेयर मून को कहते हैं। मूनलाइट की रेस को एरो इसलिए कहा गया है क्योंकि क्रिश्चियन माइथोलॉजी में मून को एक हंट्रेस डायना के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सुबह यानी व्हाइट डॉन होने पर चांद की ब्राइट लाइट डिम हो जाती है, इंटेंस लैम्प नैरोज, और हमें बस फील होता है कि चांद वहां पर है। बिल्कुल वैसे ही ये बर्ड डॉन के वक्त उस चांद की तरह काम करती है। ऑल द अर्थ एंड एयर with thy voices loud, as when night is bare, from one lonely cloud, the moon rains out her beams, and heaven is overflowed. कमाल का कंपैरिजन है स्टैंजा के अंदर। जिस तरह एक लोनली क्लाउड के पीछे से निकलकर चांद पूरे आकाश में लाइट का एक फ्लड बरसाता है, ठीक वैसे ही ये हिडन स्काईलार्क अपनी आवाज से पूरी धरती और हवा को एक फ्लड ऑफ सॉन्ग से भर देती है। What thou art we know not, what is most like thee. From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. यहाँ से सिमिलीज की एक पूरी लाइन शुरू होती है। दोस्तों, इंडिया में जैसे भादों के महीने में सन शाइन करते वक्त अचानक बादल बरसते हैं और रेनबो बन जाता है, रेनबो क्लाउड्स। पीबी शैली वैसे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्क्राइब करते हैं कि उन रेनबो क्लाउड से गिरने वाली चमकीली बूंदे भी इस बर्ड के गाने के सामने ब्राइट नहीं है। बर्ड की मेलोडी उन सबसे ज्यादा ब्राइट और हैप्पी है, लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, सिंगिंग हाइम्स अनबिडन, टिल द वर्ड इज wrought, to sympathy with hopes and fears it heeded not. ये इस पोयम का शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा हो सकता है आपके लिए। यहाँ पोएट और स्काईलार्क को एक इंस्पायर्ड पोएट से कंपेयर करते हैं। जैसे एक ग्रेट पोएट अपने आइडियाज की ब्राइटनेस में हिडन रहकर स्पॉन्टेनियसली अनबिडन स्वीट सॉन्ग्स गाता है, वैसे ही ये बर्ड गा रही है। एक कवि के ये गाने ह्यूमैनिटी को इतना मूव कर देते हैं कि लोग उन होप्स और फियर्स के साथ सिंपैथाइज करने लगते हैं, जिनकी उनको पहले परवाह ही नहीं थी। Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love, which overflows her bower. अब कंपैरिजन एक प्रिंसेस हाई बॉर्न मेडन से होता है। इमेजिन कीजिए रात के अंधेरे में एक अकेले टावर में एक लव स्मिटन आत्मा स्वीट म्यूजिक गाकर खुद को सूद कर रही है। उसका ये गाना उनके बोवर यानी गार्डन में एक शेडी लीफी शेल्टर से ओवरफ्लो हो रहा है। बर्ड का सॉन्ग उतना ही प्योर और इमोशनल है, लाइक अ ग्लोवम गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू, scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view. नेक्स्ट इमेज एक जुगनू, एक ग्लो वर्म की है। एक ओस से भरी हुई वैली में एक ग्लो अप वर्म चुपचाप बिना किसी को दिखे अब भी होल्डन अपनी गोल्डन लाइट बिखेरता रहता है, जबकि फूलों और घास उसको दुनिया की नजरों से हाइड करके रखते हैं। स्काईलार्क का गाना भी इस अनसीन लाइट की तरह होता है, लाइक अ रोज एम्बोवर्ड in its own green leaves, by warm winds deflowered, till the scent it gives make faint with too much sweet those heavy winged thieves. एक और ब्यूटीफुल सिमली देखिए स्टैंजा में। ये बर्ड उस हिडन गुलाब की तरह है जो अपनी ही ग्रीन लीव्स में कवर्ड हो चुका है। जब वार्म विंड्स चलकर आती हैं तो वो रोज बर्ड एक फ्लावर में खिल जाता है और हवाएं उसकी फ्रेग्रेंस चुरा लेती हैं। इसलिए इस प्रोसेस को डी फ्लावर्ड कहा गया है। पीबी शैली इन विंड्स को हेवी विंग्ड थीव्स कहते हैं, जो एक रोमांटिक एरोटिक इमेज भी है और एक साइंटिफिक फिनोमिनन भी।
क्योंकि फ्रेग्रेंस से भरने के बाद विंड्स ठंडी और हेवी हो जाती है। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकन फ्लावर्स, all that ever was, joyous and clear and fresh, the music doth surpass। वर्नल का मतलब स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है, जब सनलाइट में घास पर बारिश की बूंदें स्टार की तरह ट्विंकल करती हैं या बारिश के बाद फूल जग उठते हैं। ये सब चीजें बहुत जॉयस और फ्रेश होती है। लेकिन बर्ड तुम्हारा गाना इन सबको भी सरपास कर देता है, यानी पीछे छोड़ देता है, ऐसा पोएट का मानना है। टीच अस, sprite or bird, what sweet thoughts are thine, I have never heard praise of love or wine that panted forth a flood of rapture so divine। अब पीबी शैली का कैरेक्टरिस्टिकली डीप फिलोसफिकल थॉट सामने आता है। वो इस पक्षी, चाहे स्प्राइट हो या बर्ड, उससे सीखना चाहते हैं कि आखिर इस एथरियल खुशी का सोर्स क्या है। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि प्यार या फिर वाइन से किसी कवि को इतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिला हो। वो एक ऐसे डिवाइन और रैप्चरस मेलोडी पैंट फोर्थ गा सके, वो कर सके, यानी पोर आउट कर सके अपने अंदर से, उस ऐसी डिवाइन और रैप्चरस मेलोडी को निकाल सके। Chorus hymeneal or triumphal chant, matched with thine would be all, but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want। कोरस हाइमेनिल एक वेडिंग सॉन्ग होता है, क्योंकि हाइमेन शादी के गॉड है। पोएट कहते हैं कि हमारे शादी के गाने हो या हमारे जीत के गीत, ट्रियम्फल चैंट, तुम्हारे गाने के आगे वो सब बिल्कुल हॉलो और मीनिंगलेस लगते हैं, एम्प्टी वांट की तरह लगते हैं। उनमें हमेशा ऐसा लगता है कि कोई कमी है, कोई हिडन वांट उसमें रह गई है। What objects are the fountains or the happy strain? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? पोएट बर्ड से गेस करके पूछते हैं कि तुम्हारे इस हैप्पी सॉन्ग का फाउंटेन आखिर है क्या, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आखिर है क्या? क्या किसी समुंदर, फील्ड, वेव, माउंटेन या स्काई के प्यार ने तुम्हें इंस्पायर किया है? या फिर तुम्हारी इस खुशी का रीजन ये है कि तुम्हें पेन यानी दर्द के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ पेन। पीबी शैली के लिए दुनिया बड़ी हार्ड हार्टेड थी, इसलिए उन्हें लगता था कि जिसे दर्द का पता हो वो इतनी खुशी से गा ही नहीं सकता। विद thy clear keen joyance languor cannot be, shadow of annoyance never came near thee, thou loved but never knew love sad satiety। बर्ड की इस खुशी में लैंग्वर यानी कि सौरो या फिर डिप्रेशन की कोई जगह नहीं है, एनॉयंस की परछाई भी उसके पास नहीं है। ये लाइन बहुत ही पावरफुल है। Thou loved but never knew love sad satiety, यानी इंसानों की जिंदगी में प्यार जल्दी बोरिंग या फिर सरफेटेड हो जाता है, जिसे पोएट ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानते थे। लेकिन इस चिड़िया ने प्यार किया है, पर कभी उस बोर्ड वाली फीलिंग सैड सेटिटी को फील नहीं किया। वॉकिंग और asleep, thou of death must deem, think more true and deep than we mortals dream, or how could thy notes flow in such a crystal stream। हम इंसानों के दर्द का एक बड़ा रीजन है मौत यानी डेथ का डर। लेकिन पोएट बिलीव करते हैं कि चाहे जगते हुए या सोते हुए, इस चिड़िया ने डेथ के ट्रू नेचर को समझ लिया है, डीम कर लिया है। इस चिड़िया को पता है कि डेथ लाइफ का एंड नहीं, बल्कि कुछ डीप और डिलाइटफुल है, वरना इसकी आवाज एक ब्राइट और हैप्पी क्रिस्टल स्ट्रीम की तरह इतनी फ्रीली नहीं बह सकती। We look before and after and pine for what is not, our sincerest laughter with some pain is fraught, our sweetest song are those that tell the saddest thought। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस और डीप लाइंस में से ये एक है। हम इंसान हमेशा पास्ट की बातों पर रिग्रेट और फ्यूचर के डर यानी आफ्टर में फंसे रहते हैं। हम हमेशा उन चीजों के लिए पाइन यानी लॉन्गिंग करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारी सबसे अच्छी हंसी, लाफ्टर में भी थोड़ा ना थोड़ा डर जरूर छुपा होता है। और हमारे सबसे मीठे गाने वही होते हैं जो हमारी लाइफ की ट्रेजेडीज और सैडेस्ट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। Yet it we could scorn hate and pride and fear if we were things born not to shed a tear। I know not how thy joy we ever should came near। पोएट कहते हैं कि हमारी अनहैप्पीनेस का मेन सोर्स कौन यानी कि नफरत, प्राइड और फियर है। लेकिन मान लीजिए अगर मैनकाइंड इन सारी बुराइयों को डिस्कार्ड भी कर दे, स्कॉन कर दे, और अगर हम बिना आंसू बहाने के भी पैदा होते, तब भी हमारे गाने इस बर्ड के प्राइड और जॉय से कंपेयर नहीं हो पाते, इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, better than all treasures that in book are found, thy skill to poet were thou scorner of the ground।
इंसानों की बनाई हुई हर धुन, हर मेजर्स या सॉन्ग और फिलॉसफी की किताबों में पाए जाने वाले सारे खजानों ट्रेजर से कहीं ज्यादा सुपीरियर इस चिड़िया की ये स्किल है। इसलिए पोएट कहते हैं कि पोएट को फिलॉसफी की बुक्स की जगह स्कॉनर ऑफ द ग्राउंड से अपनी आर्ट सीखनी चाहिए। स्कॉनर ऑफ द ग्राउंड से अपनी आर्ट सीखनी चाहिए। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now. और आखिरी स्टेंजा में पोएट इस मैजिकल वर्ड से एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जिस जॉय और खुशी से तुम्हारा ब्रेन भरा हुआ है, अगर मैं उसका आधा हाफ भी फील कर पाऊं, तो मेरे हाथों से एक ऐसी मैडनिंग म्यूजिक हारमोनियस मैडनेस निकलेगी जो बिल्कुल स्वीट और डिलाइटफुल होगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया मेरे गानों को वैसे ही स्पेल बाउंड होकर सुनेगी जैसे मैं अभी तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये लंबी चौड़ी सी पोयम खत्म हो जाती है। कितनी बेहतरीन पोयम थी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसे डायरेक्टली भी रिसाइट करें तो कुछ हद तक आप इसका मीनिंग डिराइव जरूर से कर सकते हैं। अब जब हमने इस ब्रिलियंट पोयम की एक लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर ली है, तो चलिए अब हम अपने लिटरेरी माइंड्स को थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं। किसी भी पोयम का ट्रू मैजिक उसके थीम्स और उसके टेक्निकल एनालिसिस में छुपा हुआ होता है। तो देखते हैं पीबी शैली ने आखिरकार इस मास्टरपीस में कौन से मेजर थीम्स और पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट थीम इस पोयम में उभर कर आता है, वो है डिवाइन इंस्पिरेशन और एक पोएट का ट्रू रोल। इस पोयम में स्काईलार्क सिर्फ एक नेचुरल बर्ड नहीं है, ये बर्ड्स जॉय स्पिरिट एक्चुअली डिवाइन एसेंस, ह्यूमन सोल की हाईएस्ट एस्पिरेशन और फोर्स ऑफ इंस्पिरेशन को सिंबलाइज करती है। पीबी शैली का मानना था कि इस दुनिया का सैल्वेशन सिर्फ ह्यूमन थॉट की पावर से हो सकता है, स्पेशली जब उस थॉट को पोएट्री की फॉर्म में एक मेमोरेबल एक्सप्रेशन बना दिया जाए। उनके अकॉर्डिंग एक इंस्पायर्ड पोएट अपने दुखों से एक ऐसी स्टिरिंग पोएट्री क्रिएट कर सकता है जो पूरी ह्यूमैनिटी को उन जनरल होप्स और फियर्स के साथ सिंपैथाइज करने पर मजबूर कर सके जिनकी ह्यूमैनिटी ने पहले कभी परवाह की ही नहीं थी। इसलिए वो पोएट्स को दुनिया के अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर बुलाते थे। इस पोएम के एंड में पोएट एसेंशियली इस डिवाइन वर्ड से उस इंस्पिरेशन की भीख मांग रहे हैं ताकि दुनिया उन्हें भी वैसे ही सुने जैसे वो इस बर्ड को इस टाइम पर सुन रहे हैं। दूसरा बड़ा थीम है ह्यूमन सफरिंग वर्सेस परफेक्ट जॉय का। पीबी शैली बर्ड की परफेक्ट हैप्पीनेस को हम ह्यूमन बींग्स के सैड और दुखी स्टेट के साथ ब्रिलियंटली कंट्रास्ट करते हैं। आखिर ह्यूमैनिटी इतनी डिस्ट्रेस्ड क्यों है? आखिर ह्यूमैनिटी इतनी परेशान क्यों है? पोएट के मुताबिक ह्यूमन सफरिंग के बहुत सारे कॉजेज है। हम मौत से डरते हैं, हम पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के फियर्स में जीते हैं और उन चीजों के लिए तरसते हैं जो हमारे पास कभी है ही नहीं, ना आ सकती हैं। हमारी नफरत, हेट, घमंड यानी कि प्राइड और डर यानी कि फियर हमें दुख देते हैं। यहाँ तक कि जो लव है, प्यार है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है, वो भी जल्द ही सरफिटेड और बोरिंग बन जाती है हमारे लिए, जो ह्यूमैनिटी की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इन सब के अपोजिट स्काईलार्क प्योर और अनअडल्टरेटेड खुशी का सिंबल है, जिसमें सैड सेटिटी या फिर लैंग्वर का कोई नामो निशान ही नहीं है। अब आते हैं पोएटिक डिवाइसेस और क्राफ्टमैनशिप पर। पीबी शैली एक एब्सोल्यूट जीनियस थे जब उन्हें फॉर्म और कंटेंट को फ्यूज करना होता था उस टाइम पर। स्ट्रक्चर और रिदम को देखते हैं। इस पोएम के स्टेंजा फॉर्म बहुत ही यूनिकली डिजाइन की गई है। हर स्टेंजा में 4 शॉर्ट लाइंस होती है और उनके बाद एक फाइनल लॉन्गर लाइन आती है। ये शॉर्ट लाइंस बर्ड के गाने के स्पॉन्टेनिटी को सजेस्ट करती हैं, जबकि फाइनल लॉन्ग लाइन एक स्टेटमेंट की तरह काम करती है जो इस पूरे स्टेंजा, जो कि एक सिंगल सेंटेंस की तरह ऑपरेट करता है, उसको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देती है। प्रोफ्यूजन ऑफ सिमिलीज। ध्यान दीजिए कि पोएट बर्ड को डायरेक्टली देखते ही नहीं है। ये चिड़िया अनसीन है क्योंकि इस बर्ड को या उसके सिंबलिज्म को डायरेक्टली अप्रहेंड नहीं किया जा सकता। पीबी शैली नेचुरल वर्ड से एनालॉजीज ड्रॉ करके सिमिलीज की पूरी एक चेन यूज करते हैं। वो बर्ड को एक हिडन पोएट, एक हाई बॉन्ड मेडन, एक प्रिंसेस, एक गोल्डन ग्लो वॉर्म और एक डी फ्लावर्ड रोज से कंपेयर करते हैं। ये उनकी विजन को नेचुरली एनरिच कर देता है। रिच एलिमेंटल इमेजरी। इनकी पोएट्री म्यूजिक, ब्राइट कलर्स, लाइट, हवा, आसमान, पानी, आग और नेचुरल ग्रोथ की इमेजरी से भरी हुई होती है। पीबी शैली हमेशा एक सक्सेशन ऑफ इमेजेस का यूज करते हैं। उनके दिमाग में इतने ब्रिलियंट आइडियाज थे कि एक इमेज कंप्लीट होने से पहले ही दूसरी क्राउड इन करने लगती है। अ टच ऑफ साइंस। रोमांटिक पोएट होने के बावजूद पीबी शैली के पास फिनोमिना को डील करने का एक साइंटिफिक तरीका था। जैसे रेनबो क्लाउड्स का जिक्र, जहां सन शाइन करते वक्त अचानक क्लाउड बर्स्ट होते हैं और रेन ड्रॉप्स लाइट में शाइन करती हैं, या फिर हेवी विंग थीव्स वाला मेटाफर।
ये एक साइंटिफिक लॉजिक है कि वार्म हवा लाइटर्स होती है और ऊपर उठती हैं, लेकिन रोज की फ्रेग्रेंस चुरा लेने के बाद जब हवा विंड्स कूल डाउन हो जाती हैं, तो वो हैवी होकर नीचे आती हैं। ये साइंस का पोएटिकल रेंडरिंग माइंड ब्लोइंग है। पीबी शैली की पोएट्री अपने रिदमिकल ईज और म्यूजिकलिटी के लिए भी जानी जाती है। एलिट्रेशन जैसे संकन सन, पेल पर्पल, सिल्वर स्पेयर और ड्वेल ऑफ ड्यू पोयम को गाने जैसा फ्लो देते हैं। इस म्यूजिकल परफेक्शन की वजह से स्विनबर्न जैसे फेमस क्रिटिक ने उन्हें द परफेक्ट सिंगिंग बर्ड और एक सिंगिंग गॉड का टाइटल दिया है। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने ये देखा कि कैसे पीबी शैली का टू अ स्काईलार्क सिर्फ एक उड़ती हुई चिड़िया की तारीफ नहीं है, ये एक फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन है। किस चीज का? ह्यूमन बाउंड्रीज का। एक डीप मेडिटेशन है ये, जॉय और सॉरो के ऊपर। और एक आर्टिस्ट के अल्टीमेट प्रेयर है प्योर इंस्पिरेशन पाने के लिए। जस्ट एज इस स्काईलार्क का गाना अपने लिसनर्स को खुशी देता है, पोएट बिलीव करते हैं कि अगर सोसाइटी अपने पोएट्स की आवाज सुनेगी तो ये पूरी दुनिया रिडीम हो सकती है और बेटर बन सकती है। ये पोयम हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, हमें उन हाईएस्ट एस्पिरेशंस और प्योरेस्ट जॉय की तरफ हमेशा ऊपर उड़ते रहना चाहिए, बिल्कुल उस ब्लिथ स्पिरिट या फिर स्काईलार्क की तरह। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोयम अच्छे से इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल और डिटेल्ड वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।